नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश और आज हम कश्मीर के इतिहास के बारे में बात करेंगे। जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है, जो कश्मीर है, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और भारत का जम्मू एंड कश्मीर, और जो अक्साई चिन्ह है, तो ये सारा इलाका इस मैप पे आपको दिख रहा होगा। ये जो नक्शा है, इसमें से काफ़ी छोटा इलाका भारत के पास है और काफ़ी बड़ा इलाका चीन और पाकिस्तान के पास है। तो हम इस संपूर्ण एरिया के बारे में, जो इसका इतिहास है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारियां हैं। कश्मीर जो है वो इलाका लोग जानना तो चाहते हैं उसके बारे में, लेकिन लोग जानते नहीं हैं, लोग उसमें जानने की कोशिश नहीं करते हैं और सिर्फ इस तरह से उसको देखते हैं कि वो एक हिस्सा है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले मौर्य काल से देखेंगे। तो जो मौर्य एम्पायर था, उसके अधीन में कश्मीर था और उनके अधीन वहाँ पे एक गवर्नर होता था, एक राज्यपाल होता था। जैसे कि आपने सुना होगा कि तक्षशिला में भी राज्यपाल होता था उस समय में, तो उसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर भी मौर्य जो राज्य था उसके अधीन, मौर्य साम्राज्य के अधीन एक छोटा सा राज्य था। तो पूरा जो कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान से लेके और आज का अक्साई चीन जो चाइना के पास है, और भारत का जितना भी जम्मू एंड कश्मीर है, वो मौर्य साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। उस समय वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध जो धर्म था वो शैव धर्म था और उसको कश्मीरी शैव धर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय पे वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या शैव मतावलंबी थी। उनके बाद वहाँ पे कश्मीर अंडर कुषाण आता है। तो उसके बाद जो मौर्य थे, मौर्यों का पतन हो जाता है। तो उसके बाद हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि जो कुषाण थे, कुषाणों के अंडर में कश्मीर था। और कश्मीर में कुषाण जो साम्राज्य था, उन्होंने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार किया, क्योंकि कुषाण जो थे, कनिष्क जो था कुषाण वंश का, उसने बौद्ध धर्म को काफ़ी प्रचारित किया था। और जो रेशम मार्ग है, उस पर भी कुषाणों का कब्जा था। तो इससे आगे काबुल तक भी कुषाणों के अधीन था। और जैसे कि आप जानते हैं कि 14वीं बौद्ध संगीति, 14वीं बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, वो कश्मीर में हुई थी कनिष्क के समय पे। आगे देखते हैं कि जो गुप्त वंश था, उसके अधीन भी कश्मीर था। और उस समय भी कश्मीर मतलब जो वहाँ पे राजा था या उनके अधीन कोई सामंत था, तो वो एक हिंदू सम्राट था, एक हिंदू राजा था और वो गुप्तों के अधीन हुआ करता था। और उस समय भी वहाँ पे बौद्ध धर्म का खूब बोलबाला था। उस समय के वहाँ पे काफ़ी सारे बौद्ध स्तूप हैं जो इस तरह से टूटी हुई अवस्था में है, जिस तरह से दिख रहे हैं। तो बाद के जो शासक हुए, मुस्लिम शासक हुए या कोई भी, तो उन लोगों ने इनको खूब तोड़फोड़ किया, जो वहाँ की पुरानी संस्कृति थी। और जो गुप्त काल था, उस समय में वहाँ पे वैष्णव धर्म का, जो भागवत धर्म है, उसका भी प्रचार हुआ था। इसके बाद आती है 5वीं से 13वीं सदी। जब गुप्तों का पतन हो जाता है, तो उसके बाद 5वीं से 13वीं सदी तक वहाँ का इतिहास कुछ इस तरह से है कि वहाँ पे बहुत सारे हिंदू साम्राज्य बने। जो हिंदू राजा थे, बहुत सारे राजाओं ने राज किया, बहुत सारे वंशों ने, और सभी हिंदुओं को मानने वाले थे। उस समय वहाँ पे जो वहाँ का मूल धर्म था बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। और बौद्ध धर्म के पतन होने की वजह से वहाँ पे वैष्णव और शैव धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ। और उसके साथ साथ शक्ति संप्रदाय, जिसमें देवी की पूजा की जाती है, उस संप्रदाय का भी वहाँ पे बोलबाला हुआ। और उस समय पे जो भी राजा थे, वो सारे इंडिपेंडेंट थे, मतलब वो हर्ष के अंडर में भी नहीं थे। जैसे कि इतिहास में आता है कि हर्ष ने कश्मीर के राजा को हरा के बुद्ध के दंत अवशेष प्राप्त किए थे। और इसी समय पे एक वहाँ का प्रसिद्ध सूर्य टेम्पल है जो दिख रहा है, ये भी जीर्ण अवस्था में है। तो ये सूर्य टेम्पल का निर्माण हुआ था और ये निर्माण किया था कारकोका डायनेस्टी ने। कारकोका वंश ने मर्तांड सन टेम्पल का निर्माण किया था और मर्तांड सन टेम्पल जम्मू एंड कश्मीर राज्य में है। 13वीं सदी के बाद, आखिरी 13वीं सदी से 14वीं सदी से लगभग, तो वहाँ पे उस समय सल्तनत की स्थापना होती है। तो 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक वहाँ पे जो मुस्लिम शासक थे वो आते हैं। और वहाँ पे मुस्लिम धर्म का जब प्रचार प्रसार होता है, तो वहाँ का जो शासक था वो भी मुस्लिम धर्म अपने आप में स्वीकार करता है और वो फर्स्ट राजा बनता है शाह मीर। तो शाह मीर जो था वो मीर वंश का था और शाह मीर फर्स्ट मुस्लिम राजा 1339 में बनता है। और इस समय कश्मीर का जो मूल धर्म थे बौद्ध और शैव या वैष्णव धर्म, तो उनके स्थान पे अब यहाँ पे इस्लाम का एक्सपेंशन शुरू होता है और इस तरह से कश्मीर की जनसंख्या इस्लाम में कन्वर्ट होने शुरू हो जाती है। शाह मीर डायनेस्टी 1339 से लेकर 1586 ईस्वी तक एकदम इंडिपेंडेंट रही। उस समय तक इन लोगों ने बिना किसी और राज्य के अधीन राज्य किया, मतलब ये पूरी तरह से स्वतंत्र थे। शाह मीर डायनेस्टी
के समय बाद में जब अकबर राजा था, दिल्ली में अकबर का राज्य था, मध्य भारत में, दिल्ली आगरा में, तो उस समय अकबर ने कश्मीर पे आक्रमण किया और शाहमीर डायनेस्टी को अपने अधीन कर दिया। तो इस तरह से 1586 से शाहमीर डायनेस्टी मुगलों के अधीन हो गई और ये रही 1747 तक। जब अफगान्स ने कश्मीर पे आक्रमण किया और कश्मीर को जीता, तब तक शाहमीर डायनेस्टी कश्मीर में मुख्य रूप से जो शासक थे वही थे। और 1747 में जो अफगान थे, दुर्रानी साम्राज्य, अहमद शाह अब्दाली, तो उन लोगों ने कश्मीर पे आक्रमण करके कश्मीर को जीत लिया और इस तरह से कश्मीर का कंट्रोल 1747 में अफगानियों के हाथों में चले गया। अफगानियों के बाद 1820 में सिख महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अधीन किया और जम्मू एंड कश्मीर से उन्होंने जो अफगानी थे उनको हरा करके वहां पे फिर से सिख साम्राज्य के अधीन उनको किया। और इसी समय जो बाद के डोगरा साम्राज्य है, तो डोगरा साम्राज्य सिख साम्राज्य के अधीन ही जम्मू का एक क्षेत्र में एक छोटे से इलाके पे राज करते थे। और 1847 का फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ, जो पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ, उसमें जो डोगरा थे, तो डोगरा ने ब्रिटिश सरकार की हेल्प की और इस तरह से पहला एंग्लो सिख वॉर जो है उसमें अंग्रेज जीतते हैं और सिख हार जाते हैं और कश्मीर अंग्रेजों के अधीन होता है। और इसी समय जो कश्मीर के वर्तमान में जो 1947 तक चले जो डोगरा साम्राज्य थे, तो उनके पहले राजा थे महाराजा गुलाब सिंह और ये अंग्रेजों ने इनको एक तरह से कठपुतली के तौर पे अपना राजा वहां पे बनाया और इसके एवज में उन्होंने 75 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए थे और इस तरह से ये आया ब्रिटिश रूल के अंडर कश्मीर और डोगरा यहाँ पे शासन कर रहे थे। और डोगरा जो साम्राज्य था उनका आखिरी राजा था महाराजा हरि सिंह, जिसके बारे में खूब बातें होती हैं। 1947 के आसपास जो उस समय वहां के मूल राजा थे तो वो थे हरि सिंह और वो डोगरा साम्राज्य से थे, जिन हरि सिंह के चक्कर में जम्मू एंड कश्मीर विवादित क्षेत्र बना। डोगरा डायनेस्टी के शासनकाल में जितना भी ये एरिया है, ये ग्रीन कलर में है जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है, ये व्हाइट कलर में ये हमारा भारत का हिस्सा है, कश्मीर अखंड भारत का हिस्सा, और ये रेड कलर में है जो ये चीन के पास है, अक्साई चीन चाइना के पास है, और ये ऊपर का जो ग्रीन के साथ हैचिंग होकर रेड कलर में है, तो ये 1963 में ये पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था। मतलब हमारा इलाका पाकिस्तान ने चीन को एक तरफ से गिफ्ट में दिया था। तो आप देख सकते हैं कि जितना हमारे पास है कश्मीर, उससे ज़्यादा बाहरी जो ये आक्रमणकारी लोग हैं चीन और पाकिस्तान, इनके पास हमारे कश्मीर के हिस्से हैं। तो ये 1846 से लेकर 1947 तक का अनडिवाइडेड कश्मीर था, जितना ये सारे अलग अलग कलर में दिखाया गया है। उसके बाद एंट्री होती है शेख अब्दुल्ला की। जो शेख अब्दुल्ला थे, शेख अब्दुल्ला कश्मीर में लोकतंत्रवादी नेता थे और शेख अब्दुल्ला ने 1931 से कश्मीर में डेमोक्रेसी के लिए अपनी एक तरह से लड़ाई, अपना आंदोलन शुरू किया। और शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, जिसके कश्मीर में काफ़ी मुख्यमंत्री हुए, फारूक अब्दुल्ला हुए, शेख अब्दुल्ला हुए, उमर अब्दुल्ला हुए, तो इन्होंने खूब समय तक राज किया और ये काफ़ी लोगों की मतलब जनता के बीच इनका खूब बोलबाला रहा और इस तरह से इन्होंने लंबे समय तक राज किया। 1940 में शेख ने डेमोक्रेसी के लिए बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू किए और इनको कांग्रेस ने बैक किया, क्योंकि कांग्रेस जानती थी कि शेख अब्दुल्ला जो है वो जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको एक डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक होने के तौर पे वो भारत का हिस्सा होगा। क्योंकि शेख अब्दुल्ला भी चाहते थे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो एक सेक्युलर बने, एक धर्मनिरपेक्ष बने। और इस तरह से जब 1947 से मैं जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है, तो पहले प्रधानमंत्री के तौर पे भी जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर को उस समय प्रॉपर ऑटोनॉमी थी, उनको एक तरह से डोमिनियन स्टेट टाइप का दर्जा दे रखा था भारत ने, और उन्होंने पहले प्रधानमंत्री के तौर पे कार्य किया शेख अब्दुल्ला ने। और राजा ने, क्योंकि राजा ने अपनी पूरी ताकतें सरेंडर कर दी थी, तो इस तरह से जो दिल्ली सरकार है, भारत सरकार है, उसके अधीन शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इसके साथ साथ ये तो हमने 1947 के बाद तक की आपको हल्की फुल्की हिस्ट्री बताई, लेकिन यहाँ पे 1947 में ही एक बड़ी गड़बड़ होती है कि जो महाराजा हरि सिंह है उसने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर के लिए। और ये स्टैंड स्टिल था कि जो स्थिति है उसको मेंटेन रखेंगे जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि जो महाराजा हरि सिंह था वो चाहता था कि जम्मू कश्मीर एक तरह से स्विट्जरलैंड बने, मतलब एशिया का स्विट्जरलैंड बने, जो एकदम से न्यूट्रल रहे, ना किसी लड़ाई में रहे, ना कोई गठबंधन बनाए। जिस तरह से स्विट्जरलैंड का अपना स्टैंड है, वैसा महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर के लिए सपना देखा था। लेकिन इस सपने पे जो पाकिस्तान है उसने पानी फेरा और आज की स्थिति आप जानते हैं क्या है। और उसी समय में 1947 में जब इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया पाकिस्तान के साथ,
तो इसी समय पे जम्मू के इलाके में कम्युनल वायलेंस होते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, और इस कम्युनल वायलेंस के आड़ बना के पाकिस्तान ने जो रेविलियन थे, जो उस तरह से जो कबायली लड़ाके थे, और उनके साथ अपनी सेना को मिक्स करके जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट के तुरंत बाद कश्मीर वैली पे आक्रमण किया, पुंज में रेविलियन आए और उन्होंने बड़े स्तर पे वहाँ मारकाट की, जो गैर मुस्लिम थे उनको मारा, या जो मुस्लिम भारत समर्थित थे, अब्दुल्ला समर्थित थे, उन सबको मार करके भगाने की कोशिश की। उसके बाद जब 26/10/1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ जो भारत का पार्ट बनने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था उसको साइन किया, और इस तरह से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बनता है। जब पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर पे आक्रमण किया था तो उस समय पे भारत ने उनकी शुरुआत में हेल्प नहीं की थी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर उस समय भारत का हिस्सा नहीं बना था और भारत कोई विवाद नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय हमारी अपनी इंटरनल स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि हम कहीं भी बाहरी किसी मुल्क के लिए लड़ाई लड़े। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं महाराजा हरि सिंह, तो 26/10/1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके बाद भारतीय सेना वहां जाती है और भारतीय सेना वहां से पाकिस्तानी लड़ाकों को खदेड़ के पीछे भेजती है। तो दोस्तों ये आज का जम्मू एंड कश्मीर है। इसमें ये गिलगित एजेंसी है, ये पाकिस्तान में है, बल्तिस्तान है, डाइमर है, ये आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं पीओके, ये और ये हमारा कश्मीर, जम्मू, लद्दाख है, सियाचिन ग्लेशियर। तो ये इलाका है भारत और पाकिस्तान का। ग्रीन इलाका पाकिस्तान के पास है और ब्लू इलाका भारत के पास है। ये वही इलाका है जो 1947 में पाकिस्तान ने कब्जा कर दिया था, और ये 1962 में अक्साई चीन को चाइना ने कब्जा किया, जो रेड कलर में है। और ये समसगाम वैली है, इस पे पाकिस्तान ने एक तरीके से चीन को इसको गिफ्ट दिया था, तो ये इलाका भी चीन के पास में है, जो ये ऊपर में रेड कलर में है। तो उसके बाद जब ये सारी घटनाएं होती हैं तो 1948 में भारत सबसे पहले जाता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन एक रेजोल्यूशन पास करता है, रेजोल्यूशन 39 फॉर पीस इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में रेजोल्यूशन 39 पास होता है सबसे पहले कि आप लड़ाई बंद कर दीजिए। उसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन 49 जो काफ़ी प्रसिद्ध है कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो ये 21 अप्रैल 1948 को आता है। और इस रेजोल्यूशन में 3 प्रोसेस थी, 3 स्टेप्स थे, और ये स्टेप्स ऐसे नहीं थे कि इनको आप मानोगे ही मानोगे, मतलब एक तरह से जैसे केंद्र सरकार राज्य को बोलती है कि आप मानोगे तो वो मानना पड़ता है, लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन थे ये थे कि भारत और पाकिस्तान इनको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। और इनकी शर्तें कुछ इस तरह थी कि जब पहला पूरा होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के लिए चलेंगे, जब दूसरा पूरा होगा तब तीसरे स्टेप के लिए चलेंगे, और इस तरह से व्यवस्थाएं ठीक होनी थी। लेकिन पहला था कि पाकिस्तान अपने जितने भी लोग हैं वहां पे, जितनी भी आर्मी है, जो भी उन लोगों ने वहां भेजे हैं, उन सबको विड्रॉ करे, उन सबको वहां से हटाए। दूसरा था कि इंडिया अपने फोर्सेस को कम करे और उतनी फोर्सेस रखे वहां पे कि जितनी फोर्सेस वहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जरूरी है। तो पहला जब पाकिस्तान ने किया नहीं, पाकिस्तान ने कभी अपने आर्मी वहां से हटाई नहीं, अपने लोग हटाए नहीं पीओके से, जो अभी पाकिस्तान का इलाका है वर्तमान में जो पाकिस्तान के पास है, तो वहां से जब पाकिस्तान ने अपने लोग हटाए नहीं तो इंडिया ने भी अपनी फोर्स कम नहीं करी। और तीसरा जो स्टेप था इन दोनों स्टेप के बाद कि जब दोनों स्टेप पूरे हो जाएंगे तो भारत जो एक तरह से जन हित में लोगों की राय जानने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर वहाँ नॉमिनेट करेंगे, और जो यूनाइटेड नेशन का होगा, और वो फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट करेंगे वहाँ पे। मतलब अगर ये दोनों पहले के दोनों स्टेप पूरे हो जाते, तीसरे स्टेप को भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ मिलकर करना था, और वहाँ पे जनता की राय मांगनी थी कि जनता क्या चाहती है, जनता अलग रहना चाहती है, पाकिस्तान के साथ रहना चाहती है, भारत के साथ रहना चाहती है। और ये इसका एक उदाहरण है ब्रेक्जिट। जैसे ब्रेक्जिट में हुआ कि ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ कि आप यूरोपियन यूनियन का सदस्य रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, तो ब्रिटेन ने फैसला किया, ब्रिटेन की जनता ने, कि वो यूरोपियन यूनियन का सदस्य नहीं रहना चाहते हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। इस तरह का एक वहाँ पे पॉपुलर वोट करवाना था, लेकिन ये कभी हो नहीं पाया, क्योंकि शुरू की 2 कंडीशन, पाकिस्तान ने कभी अपने लोग उठाए नहीं वहाँ से, अपने लोग हटाए नहीं, तो भारत ने भी फोर्सें कम नहीं करी, और उसके बाद ये जो प्लेबिसाइजेशन होना था ये हुआ नहीं, प्लेबिसाइड हुआ नहीं। तो ये आज तक भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, और जो पाकिस्तान के पास कब्जे वाला इलाका है वो भारत भी कभी छुड़ा नहीं पाया, जो चीन के पास है वो भी नहीं छूट पाया, और जो भारत का इलाका है उसको भारत ने 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया है। तो ये देखिए गिलगित बाल्टिस्तान का जो इलाका है उसका एरिया है 64,817 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो है 13,297 स्क्वायर किलोमीटर। अक्साई चीन 37,244 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो ये सियाचिन समसगाम वैली थी ये वाला इलाका है
6,993 स्क्वायर किलोमीटर ये भी चाइना के पास है। और सियाचिन ग्लेशियर ये बाद में भारत ने कंट्रोल किया था, ये क्योंकि ये शुरू में भारत के कंट्रोल में नहीं था, लेकिन भारत ने इसको बाद में कंट्रोल किया। ये लगभग 2600 स्क्वायर किलोमीटर है। और कश्मीर जो है वर्तमान भारत का जो भारत के अधीन है, भारत का पार्ट है। तो कश्मीर वैली अभी जो भारत के हिस्से में वो है 16,351 किलोमीटर। जम्मू का इलाका है 26,293 किलोमीटर। और जो वर्तमान में लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो है 59,140 किलोमीटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जितना हमारे पास है उससे ज़्यादा बाहरी लोगों के पास है जम्मू एंड कश्मीर का इलाका। तो दोस्तों ये जो जम्मू एंड कश्मीर है इस पे हमारा ये पहला लेक्चर था। और इस तरह से हम 1947 के बाद का हिस्ट्री भी आपसे डिस्कस करेंगे, किस तरह से वहाँ इंसर्जेंसी हुई, जो कंडीशन है बिगड़ी वो क्यों बिगड़ी, और आज की जो हालत है वो इस तरह से क्यों है। और ये सारी चीज़ें देखने वाली चीज़ है। जो भारत में भी जो लोग हैं, अतिवादी लोग हैं, उनका विचार होता है कि जो वहाँ का मुस्लिम है वो वहाँ का नहीं है। असल में जो बात है वो ये है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो वहीं के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं। जैसे कि हम इतिहास देखते आए हैं मौर्य काल से कि वहाँ के जो मूल निवासी थे वही कभी बौद्ध बन गए, कभी वो शैव बन गए, कभी वैष्णव बन गए, आखिर में आके वो मुस्लिम बनते हैं। तो इस तरह से वो लोग अब अपने धर्मों में परिवर्तन करते हैं, लेकिन वो वहाँ के मूल निवासी हैं। मूल निवासी हमसे ज़्यादा मूल निवासी वही है, हमसे ज़्यादा हक उनका बनता है वहाँ पे। और हमें चाहिए कि वहाँ पे शांति आए, और जिन लोगों का वो है उन लोगों को वहाँ पे, जिस तरह से हमारा उत्तराखंड है तो हमें वहाँ यहाँ पे रहने का अच्छा से व्यवस्थाएं मिले, अच्छे से रह सके, उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी शांति हो और वहाँ पे लोग अच्छे से रह सके। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे 1947 के बाद जो UN 48 का रिजोल्यूशन हुआ उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।